हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं अपना सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी। हिंदी को देखेंगे, थर्ड सेमेस्टर की हिंदी हम लोग पढ़ेंगे और उसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है थर्ड सेमेस्टर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ये जो पाठ्यक्रम है, आप एक नज़र में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज बहुविकल्पी प्रश्न और सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपको आज की ही वीडियो में मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और अदर बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जब भी ये आपका जो है छठा प्रश्न पत्र होता है, आपको याद रखना है। और आपका ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का छठा प्रश्न पत्र है जिसके हम बहुविकल्पी प्रश्न आज करने वाले हैं। और सभी बहुविकल्पी प्रश्न ये जो है पवन सीरीज़ के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इसमें पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की तैयारी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सभी बहुविकल्पी प्रश्न हो रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे जिससे आपका एक एक प्रश्न कंप्लीट हो सके। जिनको नहीं पढ़ना है वो आप नहीं पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए जिससे आपका एक एक प्रश्न कंप्लीट हो सके। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2024 के आए हुए ये सबसे पहले प्रश्न रखे हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के भावों और विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है वो क्या होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके क्या क्या है, सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे तभी हम लोग आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भाव भागिमाओं द्वारा। ऑप्शन बी है संकेतों द्वारा। ऑप्शन सी है बाड़ी द्वारा। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी द्वारा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो आपको याद रखना है मनुष्य के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति जो होती है भागिमाओं द्वारा, संकेतों द्वारा और वाणी द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा होती है। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपका 2024 की एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न आप लोग देखते चलिए जिससे आपका एक एक प्रश्न सब अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत ना कर पाएँ। ठीक है, आप ये मान के चलिए आपके 5 में से 5 नंबर यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे और आप देख पाएंगे जब आप पेपर्स को देखेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से कोई एक आंसर गलत है, यानी कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है पुंडरीक, ऑप्शन बी है जलज, ऑप्शन सी है पयोद, ऑप्शन डी है सरोज, ऑप्शन डी है सरोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे पुंडरीक जो कि कमल का पर्यायवाची है, तो ये तो हो जाएगा आपका कमल का पर्यायवाची पुंडरीक। इसके बाद आता है जलज, जलज भी आपका कमल का पर्यायवाची होता है। पयोद जो होता है वो नहीं होता है कमल का पर्यायवाची। सरोज भी आपका कमल का पर्यायवाची होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन सी पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये भी प्रश्न आपका 2024 में आया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर है 3। तीसरा प्रश्न है, मृत्यु की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपको याद रखना है क्या शब्द होगा। ऑप्शन ए है चिकीर्षु, ऑप्शन बी है युयुत्सु, ऑप्शन सी है मुमुक्षु, ऑप्शन डी है मुमूर्षु। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन डी आपका सही होगा, मुमूर्षु। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, आपको याद रखना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं 2024 में आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है आपका, अनौपचारिक स्थल है। अनौपचारिक स्थल कौन सा होता है, यहाँ पे देखेंगे डाक खाना,
सॉरी डाकघर बोलेंगे, डाकघर, बैंक, घर, विद्यालय। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अनौपचारिक स्थल की बात करी गई है, तो आप जानते हैं डाकखाना जो कि औपचारिक है, बैंक भी औपचारिक है और विद्यालय औपचारिक है, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये सभी औपचारिक हैं, लेकिन घर जो होता है वो क्या होता है, अनौपचारिक स्थल होता है, ठीक है। यहाँ पर बिना कॉपी किताब की शिक्षा दी जाती है, कहानियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट रहेगा, अनौपचारिक स्थल जो है घर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 5। निम्न में मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह है। हिंदी की विराम चिन्ह की बात करी गई है, तो हिंदी का विराम चिन्ह कौन सा होगा? ऑप्शन ए है हंसपद, ऑप्शन बी है पूर्ण विराम, ऑप्शन डी है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी है आपका अर्धविराम। तो यहाँ पे विराम चिन्ह की बात करी गई तो पूर्ण विराम जो होगा वो हिंदी का विराम चिन्ह है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 6। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल्य रस जो होता है उसके सम्राट किसे कहा जाता है, ये आपका प्रश्न है। और आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है आपकी 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आप देखेंगे वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है रहीम दास, ऑप्शन डी है कबीर दास। तो कौन से दास हैं जो कि वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है वात्सल्य रस के सम्राट जो है वो ऑप्शन बी में सूरदास हैं। सूरदास आपको याद रखने हैं जो कि वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, सूरदास, ठीक है। सूरदास की रचनाएं सूर साहित्य सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 7, ठीक है। 7वां प्रश्न है आपका, अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो अंधे की लकड़ी जो है इस मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है स्वार्थी, ऑप्शन बी है एकमात्र सहारा, ऑप्शन डी है बिना श्रम के फल प्राप्ति, ऑप्शन डी है इच्छा पूर्ण करना, ठीक है। तो अंधे की लकड़ी जो होती है वो एकमात्र सहारा होता है। क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आपका 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 8 नंबर, पहाड़ के नीचे की समभूमि। पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है। पहाड़ के नीचे की जो समभूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। ये प्रश्न जो है आपका 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए उपत्यका, ठीक है, उपत्यका, अधिकृत्या या फिर स्वकीया, ठीक है, स्वकीया। ये सभी ऑप्शन डी आपका है, ठीक है। उपत्यका, अधिक अधित्यका, ठीक है, अधित्यका और स्वकीय, ऑप्शन डी है आपका ये सभी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? तो आपको याद रखना है पहाड़ के नीचे की जो समभूमि होती है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी अधित्यका, ठीक है, अधित्यका, ये आपको याद रखना है, अधित्यका होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, अधित्या होता है, ठीक है। आप लोग लिख लिख के इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है। अधित्यका, ठीक है, अधित्यका, ठीक है, ये अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर आपका 9। अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। अभिव्यक्ति जो होती है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, ये आपको बताना है। और ये प्रश्न जो है आपका 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, ऑप्शन बी है बोलने की योग्यता, ऑप्शन सी है लिखने की योग्यता,
ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 9 है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या हैं। तो अभिव्यक्ति के उद्देश्य हम देखेंगे, भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास होता है। जी हाँ, होता है, ये आंसर सही है। ठीक है। बोलने की योग्यता भी होती है। लिखने की योग्यता होती है। ठीक है। उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पे टिक करके आएंगे। ठीक है। प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया हुआ है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है। 10वां प्रश्न है, तपस्वी का तद्भव जो होता है वो क्या होगा? तद्भव रूप बताना है तपस्वी का। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन ए है तपसी, ऑप्शन बी है तपसी। ठीक है। ऑप्शन ए था आपका तापसी, ऑप्शन बी था आपका तपसी, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है आपका तपशी। ठीक है। ऑप्शन डी है तापाशी। ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को अच्छे से टिक करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा। और ये प्रश्न भी आपका 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये प्रश्न का आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आपको इसको भी लिख लिख के अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपका आंसर जो है तपसी रहेगा, तपसी। ठीक है। तपस्वी का जो तद्भव वो आ जाएगा, यहाँ पे उद्भव रूप लिखा है, तद्भव रूप होगा तपसी। ठीक है, तपसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 11। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? ठीक है, हिंदी में आए। ठीक है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले ये देखिए 2022 का आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए? तो हिंदी में आने वाले जो प्रश्न होते हैं संस्कृत से विकृत होके आते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अभी हमने तद्भव शब्द पढ़ा था। ठीक है, वही तद्भव कहते हैं। और जो शब्द हिंदी से संस्कृत में जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। हिंदी से संस्कृत में जाएं तो तत्सम हो जाएंगे। ठीक है। जब हिंदी से संस्कृत में जाएंगे तो तत्सम हो जाएंगे। ठीक है। और जब संस्कृत से हिंदी में जाएंगे तो तद्भव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे इस प्रश्न का। आपको याद रखना है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए, उन्हें हम लोग कहते हैं तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर है 12। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है ठलुआ क्लब, ऑप्शन नंबर बी है निहार और ऑप्शन नंबर सी है नीरजा, ऑप्शन नंबर डी है गिल्लू। तो यहाँ पे कौन सी रचना जो है महादेवी वर्मा की नहीं है? यहाँ पे 3 ऑप्शन तो आपके महादेवी वर्मा की तरफ जाएंगे, मतलब महादेवी वर्मा की ही रचनाएं हैं 3, लेकिन कोई एक रचना है जो महादेवी वर्मा की नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रश्न भी आपका 2022 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। बाकी आप यहाँ पे ऑप्शन जो टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ये प्रश्न जो है महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? तो ठलुआ क्लब जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ये रचना है किसकी? तो आप लोग बताएंगे किसकी है ये रचना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो निहार, नीरजा, गिल्लू, ये जो है महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो ठलुआ क्लब है ये महादेवी वर्मा की नहीं है, ये रचना जो है धर्मवीर भारती की है। ठीक है, धर्मवीर भारती की ठलुआ क्लब रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से मना कर देना। पूरी तरह से मना कर देना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? सटीक मुहावरा है। ठीक है, इसके लिए सटीक मुहावरा क्या होगा? पूरी तरह से मना कर देना। ऑप्शन नंबर ए है आपका अंधे की लकड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अंधे की लकड़ी, ऑप्शन बी है अकल का दुश्मन होना, ऑप्शन नंबर सी है अंगूठा दिखाना। ठीक है, अंगूठा दिखाना, ऑप्शन नंबर डी है अकल पर पत्थर पड़ जाना। ठीक है, या अकल पर पत्थर पड़ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा क्या रहेगा?
तो यहाँ पे आप कहेंगे कि अंगूठा दिखाना, पूरी तरह से मना करना यानी अंगूठा दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका राइट, ठीक है। मनोज ने अपनी इसका वाक्य प्रयोग आप इस तरह से लिख सकते हो, मनोज ने अपनी मदद मुझसे करवा ली, लेकिन जब मैंने उससे मदद मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी पूरी तरह से मना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 14वां प्रश्न, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला किसकी रचना है ये आपको बताना है, या फिर इसके रचयिता कौन है ये बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है मधुशाला के रचयिता कौन है या मधुशाला के रचयिता हैं। तो ये प्रश्न जो है आपका 2022 के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है और यहाँ पे आपको बताना है मधुशाला के रचयिता है। तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मधुशाला जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन की है, आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी पे। मधुशाला की रचयिता हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है, हाँ, प्रकृति का सुकुमार कवि जो कहा जाता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं 15 नंबर 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। प्रश्न है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है मूल्यांकन, ऑप्शन बी है मापन, ऑप्शन सी है छात्र, ऑप्शन डी है शिक्षक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग रिप्लाई आंसर देंगे, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अध्यापन जब करते हैं यानी पढ़ाते हैं तब अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस में जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है छात्र, ठीक है। छात्र ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट रहेगा। मूल्यांकन यहाँ पे नहीं इतना महत्वपूर्ण अंग माना जाएगा, ना ही मापन ना ही शिक्षक, ठीक है। छात्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी पर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 2021 का प्रश्न, ठीक है। यहाँ से आपके 2021 के प्रश्न स्टार्ट होते हैं और हमारा है 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? तो 16वें प्रश्न में लिखा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी है कबीर दास, ऑप्शन नंबर सी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है डी है सूरदास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बात करी गई है ज्ञानाश्रयी शाखा की, और ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में हमें बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कबीर दास हैं, तुलसीदास हैं या फिर सूरदास हैं। तो यहाँ पे बात करी जाए ज्ञानाश्रयी शाखा की तो आप कहेंगे कि कबीर दास जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी याद रखना है। कबीर दास जी जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपसे बात करी जाए तुलसीदास जी के बारे में तो तुलसीदास जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं है, रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 17। लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन ये रचना है, इसके रचनाकार बताने हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये प्रश्न जो है आपका लोकायतन
लोकायतन। इसके रचनाकार बताने हैं और ये प्रश्न जो है 2021 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आपको याद रखना है लोकायतन जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है लोकायतन, ठीक है, लोकायतन, ठीक है, ये याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 18, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका 2021 के एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है और प्रश्न ये इस तरह का है, प्रश्न को पढ़ेंगे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है, ये हमें बताना है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन जो है निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका ऑप्शन किसका है ये कथन। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन यानी लिखा है, ठीक है। ये कथन किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। प्रश्न थोड़ा धुंधला है लेकिन हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे चित्रक का तद्भव रूप है, चित्रक का तद्भव रूप है, ऑप्शन सुनेंगे। आपको दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। चित्रक का तद्भव रूप क्या होगा, तो चित्रक का तद्भव रूप होगा ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी चित्त, ऑप्शन सी चित्त, ऑप्शन डी है चेतक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा चित्रक जो होता है उसका तद्भव रूप होगा चीता, चीता, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 20 यानी 20वां प्रश्न। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए वाक्यांश, उसके लिए क्या करना है, एक शब्द होगा, क्या एक शब्द होगा, निर्धन, ऑप्शन ए है निर्धन, ऑप्शन बी है अकिंचन, ऑप्शन सी है असमर्थ, ऑप्शन डी है असक्षम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम एक शब्द में कहेंगे अकिंचन, एक शब्द उसके लिए होगा अकिंचन, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न आपका 2019 के स्टार्ट हो चुके हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है, ये आपका प्रश्न है और ऑप्शन है आपके, प्रश्न नंबर है 21 और परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार आपको बताने हैं, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग जवाब देंगे या फिर आपको पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी होगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी होगा प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी होगा महादेवी वर्मा। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, ठीक है। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द जो है उसे हम प्रतिधन एक लिख सकते हैं, इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो प्रति होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा प्रति, ठीक है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या होगा, प्रति होगा, प्रतिधन एक लिखेंगे हम इसे, प्रति और एक, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रति और एक को जब जोड़ेंगे तो प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति होगी, ठीक है। इसमें हमें उपसर्ग बताना है तो प्रति जो होगा उपसर्ग होगा, एक होगा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग क्या होगा, प्रति होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 23। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे ज्येष्ठ लिखा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में लिखा है ज्येष्ठ, ऑप्शन सी में लिखा है जेठ, ऑप्शन डी में लिखा है ज्येष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा, तो ज्येष्ठ आपको किस तरह से लिखना है ये मैं लिख के बताता हूँ।
जा जलेबी बनानी है आधी, और या यज्ञ पूरा, या यज्ञ पे लगानी है एक ही मात्रा, ठीक है। उसके बाद सा से षटकोण आदि बनानी है और ठा ठठेरा पूरा, ठीक है। ये आपका जेस्ट लिख गया, यही करेक्ट रहेगा, बाकी सब जो है वो रॉन्ग रहेंगे। ये आपको याद रखना है, जेस्ट इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनीय जेस्ट, ठीक है। जा जलेबी आदि, या यज्ञ पूरा, या यज्ञ पे एक ही मात्रा, और सा से षटकोण आदि, और ठा ठठेरा पूरा, ठीक है। इस तरह से आपको जेस्ट लिखना है। ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो संस्कृत के वे शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। पिछली बार मैंने क्या कहा था अभी, तत्सम रूप तद्भव रूप के बारे में मैंने अभी बात करी थी। तो संस्कृत से जो हिंदी में होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे बात करिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों होते हैं उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। यह बात आपको याद रखना है, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, ठीक है। ठीक है, तो तत्सम कहा जाता है ज्यों के त्यों। संस्कृत के ज्यों शब्द जो होते हैं ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 25। प्रश्न है निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है छ, ऑप्शन नंबर बी है त्रा, ऑप्शन नंबर है ज्ञ, सी। ऑप्शन नंबर सी है ज्ञ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है री। तो यहाँ पे आपका संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है आपको याद रखना पड़ेगा। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो तीन होते हैं। पहला ये क्षत्रज्ञ, ठीक है, क्षत्रज्ञ। ये तीन जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऋषि जो होता है वो, री जो होता है वो संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये स्वर होता है, और स्वर भी कैसा होता है? हास्य स्वर होता है, ठीक है। आ ई उ और ऋषि ये हास्य स्वर कहे जाते हैं। बाकी के बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ और ए ऐ ओ औ ये स्वर कहे जाते हैं। और अंग और आ क्या कहे जाते हैं? अनुस्वार कहे जाते हैं, ठीक है। जिसमें अंग और आ जो होते हैं ये आयोगवाह होते हैं, जिसमें अंग जो होता है वो अनुस्वार होता है और आहा जो होता है वो विसर्ग, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर। मानक हिंदी का मूल रूप आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी जो होती है उसका मूल रूप आधार कौन सी बोली होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका है ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है हिंदुस्तानी, ठीक है। तो मानक हिंदी है जो उसका मूल आधार जो है वो कौन सी बोली है? तो आपको याद रखना है वो है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। अभी तक जितने भी प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं सभी किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी डेट के एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब 2018 में, 2019 में, 2020 में। तो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आपको अच्छे से याद रखने चाहिए। मानक हिंदी का मूल रूप, मूल आधार जो है वो क्या है? खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर है 27। दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे आपको सरस्वती के पर्यायवाची बताने हैं कौन से हैं, और इनमें से कोई एक होगा वो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है भारती, ऑप्शन बी है वीणा पाड़ी, ऑप्शन सी है शारदा, ऑप्शन डी है भार्गवी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यानी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे कौन सा आंसर नहीं है? आंसर नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी भार्गवी जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आप लोग सरस्वती के पर्यायवाची याद करेंगे भारती, वीणा पाड़ी, शारदा, ठीक है।
अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर है 28। भिक्षुक में प्रत्यय बताना है। भिक्षुक में प्रत्यय क्या होगा? तो भिक्षुक को हम लिखेंगे भिच धन उक। ठीक है, तो भिच धन उक, उक जो होगा वो प्रत्यय होगा। उक यहाँ पे कहाँ लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, उक हो जाएगा यहाँ पे राइट। एक लिखा है ये गलत होगा, अक लिखा है ये भी गलत होगा, उत लिखा है ये भी गलत होगा। तो भिक्षुक का प्रत्यय जो होगा, भिक्षुक में प्रत्यय क्या होगा? उक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है। लघु जो होता है उसे हम छोटा कह सकते हैं, लेकिन लघु का जो शब्द है, लघु शब्द, उसका विपरीतार्थक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा।